में आज हम एक कॉमन सी समस्या को लेके जो है मैं चर्चा करूँगा और सभी लोगों को प्रतिदिन लगभग या कुछ समय के बाद जो है ये परेशानी से थोड़ा बहुत उसको सफ़र करना पड़ता है। तो एक विषय है अम्लपित्त कहते हैं उसको। ये जीआई ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, हमारे इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है और साधारण भाषा में बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा कि एसिडिटी हो गई। एसिडिटी हो गई, ये बड़ा कॉमन सा शब्द है, मगर ये अपने आप में एक पूरा का पूरा जो है व्याधि है, जिसको आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में अम्लपित्त कहा गया है। अम्लपित्त जो है हमारे शरीर के अंदर जो है जब इस तरीके के पदार्थ हम भोजन के माध्यम से लेते हैं जो विरुद्ध भोजन है, या जो भोजन जो है जिस समय हमें भूख नहीं लगी है उसके बावजूद भी हम लोग खाना खा लेते हैं, या बहुत लंबे समय तक अगर हम खाली पेट रह जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को मानसिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। आयुर्वेद ये कहता है कि अम्लपित्त जो है ये 2 तरीके का माना जाता है, एक ऊर्ध्वगत और एक अधोगत। बड़ी ये सुनने वाली बात है कि हाइपर एसिडिटी अगर हम लोग किसी को व्यक्ति को होती है तो हाइपर एसिडिटी का मतलब ये हुआ गया कि वो कहते हैं कि पेट में गैस बन रही है। मगर आयुर्वेद में इसका बहुत क्लियर कट जो है डिफरेंशिएशन दे रखा है कि अपर जीआई ट्रैक्ट में अगर प्रॉब्लम है तो उसको ऊर्ध्वगत कहा गया है और लोअर जीआई ट्रैक्ट में अगर प्रॉब्लम है तो उसको अधोगत कहा गया है। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में अगर ईटियोलॉजिकल फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है भाग दौड़ की जिंदगी में लगा हुआ है और उसका खान पान बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, मैंने पहले भी चर्चा करी। तो ब्रेन का कहीं ना कहीं रिलेशन जो है जीआई ट्रैक्ट में होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी। एक व्याधि होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कभी इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आईबीएस भी इसी से रिलेटेड है और मजे की बात है कि अम्लपित्त के लक्षण उसमें भी दिखाई देते हैं, जिसमें हमारी जो है बाउल हैबिट डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें जो है हाइपर एसिडिटी या एपीडी या एसिड पेप्टिक डिस्पेप्सिया, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है हो जाती है। बहुत सारे इसके कारण हैं, वर्म इन्फेस्टेशन भी इसका एक कारण है और कुछ कारण मैंने इसके बताए। तो अगर इसको हम लोग और इलोबोरेट करें कि इस व्याधि को हमारे खान-पान में, मैंने अभी बताया था कि अगर हमें भूख नहीं लग रही उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती खाना खा रहे हैं, जिसके खाने का, जिस भी व्यक्ति का जो है खाने का टाइम फिक्स नहीं होता, जहाँ भी गए वहाँ पर खा लिया, ऐसे पदार्थों को सेवन कर लिया जिसके कारण से एसिड बनता है। जैसे चाय का बहुत ज़्यादा सेवन करने से भी एसिड बनता है। इस तरीके से मादक पदार्थों का प्रयोग करने से भी बहुत ज़्यादा जो है एसिड बनता है। कोई व्यसन जो है जैसे शराब वगैरह का यूज़ करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उससे भी एसिड फॉर्मेशन होता है। और इसी कंटेक्स्ट में जो है मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि देखिए 2 सिम्पटम बड़े एक-दूसरे से कोरिलेट करते हैं। कभी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है और अगर ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रॉब्लम होने के बाद जो है अगर अपर पोर्शन में जाता है, चेस्ट को अगर कवर करता है और कहीं पेन महसूस होता है, लेफ्ट साइड में कहीं पेन महसूस होता है और बहुत सारे लोग उसको जो है हाइपर एसिडिटी समझ बैठते हैं और गैस वैस की दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो ऐसे में भी ध्यान देना चाहिए, अगर उसको दवाइयाँ खाने के बावजूद भी अगर
ये ठीक नहीं हो रहा है, तो फ़ौरन जो है डॉक्टर से अपने कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके सिम्पटम और कार्डियक प्रॉब्लम के सिम्पटम भी लगभग एक जैसे होते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर अगर हार्ट की डिज़ीज़ होने में अगर एमआई वगैरह अगर कि उसको स्टार्ट हो रहा है इस तरीके, तब भी चेस्ट में भारीपन आता है। तब भी जो है ऐसा लगता है कि ब्लोटिंग हो रही है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमारा पेट का जो ऊपर का पोर्शन है इसमें भारीपन रहता है और रिफ्लक्स होता है। अगर एसिडिटी है तो एसिड की दवाइयाँ खाने से वो ठीक हो जाता है, और नहीं ही ठीक हो रहा है तो ये अलार्मिंग सिम्पटम है कि कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे पेशेंट को। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को हम लोग जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके बड़े घातक दुष्परिणाम सामने दिखाई देते हैं। बहुत सारे केसेज़ ऐसे देखे हैं, हमारे मेरे पास डे टू डे प्रैक्टिस में भी ऐसे लोग आते हैं, तो कहते हैं साहब हमारी बड़ी गैस बन रही है, बन रही है। तो सिम्पटम देखने के बाद जब साइन उसके जो दिखाई देते हैं, तो उसके बाद अगर उसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है तो कितनी बार उसको एमआई की प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। और अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में इसमें बहुत सारे जो हैं दवाइयाँ इसमें यूज़ होती हैं, जिसको पीपीआईज़ कहते हैं, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स कहा जाता है। इसके अलावा जो है एच2 ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिनको यूज़ करते हैं, वो आप लोग भी यूज़ करते होंगे कि सुबह खाली पेट जो है कैप्सूल खा लेना, डॉक्टर आपको नॉर्मली लिख के दे देते हैं। मगर इन बातों का मैं क्लियर बताना चाहूँगा कि ये सारी दवाइयाँ जो है अपर जीआई में तो काम करती हैं, पर जीआई जो लोअर पोर्शन है जिसको अधोगत अम्ल पित्त कहा गया है आयुर्वेद में, उसमें इन दवाइयों का कोई विशेष रोल नहीं है। और सारी दवाइयाँ जो है इस तरीके से लेते-लेते कभी-कभी ये कंडीशन आ जाती है कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ करने से जो है एक क्लोरहाइड्रिया टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें एसिड बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और एसिड बनना भी ज़रूरी है इसलिए बॉडी के अंदर, क्योंकि इसमें कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो नॉर्मल डाइजेशन के लिए भी कुछ एसिड बहुत ज़रूरी है जो हमारे स्टमक में होता है। तो अगर इसमें हम बेतहाशा जो है इसको इन्हिबिट करने वाली जो है दवाइयाँ लेते रहेंगे तो हमारा एसिड सिक्रीशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, जिसके कारण से हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। आयुर्वेद में इसको जो है इसके लिए बहुत अच्छी जो है चिकित्सा जो है बताई गई है, और इसका जो है चिकित्सा पत्र में हम लोग स्पष्ट लिखते हैं, बहुत सारी हमारी सबसे पहले उसमें यही है कि निदान परिवर्जन करना है। निदान परिवर्जन करने का मतलब कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना जिसके कारण से ये सारी प्रॉब्लम होती है। मैंने पहले कहा कि स्पाइसी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो है मिर्च मसाले वाली चीज़ें, इवन देन जो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उसको हमेशा सबसे पहले लिखता हूँ कि ब्लाइंड डाइट लेना। ब्लाइंड डाइट का मतलब है इसमें 5 चीज़ें हम लोग मोस्टली अवॉइड करवाते हैं, जिसमें चावल, लाल मिर्च, गरम मसाला, नींबू, चाय। इन 5 चीज़ों को हम लोग कहते हैं कि इनको कम कर दीजिए या कुछ समय के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो भी चीज़ें जो है हमारी इस प्रॉब्लम को एग्रीवेट करती हैं, उसको अवॉइड करना। निदान परिवर्जन आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है। इसके बाद फिर औषधि का आता है कि कौन-सी औषधियाँ इसमें जो है कारगर होती हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ इसमें काम करती हैं। हम लोग उसको योग के द्वारा भी, बहुत सारे योग बने हुए मार्केट में आते हैं, उसको देते हैं। जैसे अभिपत्तिकर चूर्ण हम लोग देते हैं, कामधुला रस है उसको दिया जाता है। और इसके अलावा जो है मधुयष्टि चूर्ण इसमें बहुत अच्छा कार्य करता है, और हिंगवाष्टक भी बहुत अच्छा कार्य करता है। तो ये कुछ औषधियाँ हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। और एक नेचुरल चीज़ मैं आपको बताऊँगा, कभी आप प्रयोग करके देखें कि अगर ठंडा दूध अगर हम लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा हल्की-सी चीनी डाल के, और एसिड बन रहा है, तो उसको भी वो सबसाइड कर देता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर उसी चीज़ में दोबारा से आ रहा हूँ कि अपनी दिनचर्या को रेगुलर रखें, ऋतुचर्या का पालन करते रहें। किस ऋतु में कौन से रस का सेवन करना है, ये मैंने पहले भी विषय बताया है। ख़ासकर जो जिसको एसिड ज़्यादा बनता है, उसको मधुर रस अगर वो प्रयोग करता है, तो उसको ये नेचुरली जो है सबसाइड हो जाएगी ये प्रॉब्लम। तो मधुर रस का मधुर द्रव्यों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसका एसिड फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगा, और इवन देन वो ठीक भी हो सकता है। तो नेचुरल वे में इस प्रॉब्लम को जो है ठीक अगर करा जाए तो मेरे हिसाब से जो है बहुत बेनिफिशियल है। बहुत ही ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आती है तो बेटर है कि भई आप जो है डॉक्टर्स के पास जाइए और उसमें लीजिए। एक मैं और राय आपको देना चाहूँगा कि हर 3 और 4 महीने के अंदर जो है, डीवर्म ज़रूर हो जाए। कीड़े की दवाई ज़रूर खा लिया करें।
एक मेडिसिन आती है, बहुत सस्ती सी गोली होती है, उसको ले लिया करें 4-1 महीने के बाद, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे जीआई ट्रैक्ट की जो है, वर्म इन्फेस्टेशन के कारण से भी होती है, जिसमें एक कारण ये भी है, अम्लपित्त भी है। अगर पेट में ज़्यादा कीड़े हो जाएँगे, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, भूख नहीं लगना और ब्लोटिंग होना, इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग अपनी स्मृति में रखेंगे, तो इस एक शुरुआत में जो है इस तरीके की जो नॉर्मल व्याधि लगती है, ये बाद में जाके इसके कॉम्प्लिकेशन बड़े खतरनाक होते हैं। किसी को यही जो है अल्सर में फॉर्म चेंज हो जाता है। हाइपर एसिडिटी धीरे-धीरे जो है अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है और पेट के अंदर जिसको कहते हैं घाव हो गया है। और घाव होने का मतलब ये है कि उसमें पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है और ड्यूरल अल्सर भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके का जो अल्सर हो जाता है, तो उसके बाद भी बहुत खतरनाक कंडीशन भी आ सकती है। तो जिसका जो है अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अपर जीआई जो है हम लोग इंडोस्कोपी करवाते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि जो है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या अल्सर फॉर्मेशन है, या नैरोइंग हो गई है, या पता चला कोई ग्रोथ हो रखी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलती है। इस पर्टिकुलर व्याधि में अल्ट्रासाउंड का कोई विशेष रोल नहीं है। मगर इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात और बता दूँ, एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसको हम कोलीलिथियासिस कहते हैं, कोलिसिस्टाटिस कहते हैं। जिसको कहना चाहिए कि पित्ते की थैली में सूजन या पित्ते की थैली में अगर पथरी है, तब भी एसिड बनने के बहुत ज़्यादा केसेस दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट को बहुत एसिड बनता रहता है और लोग ये समझते हैं कि भई एसिड की दवाई खा लें, तो जो है हम ठीक हो जाएँगे। थोड़ी देर के लिए उसको राहत मिल भी सकती है, बट इस चीज़ की डायग्नोसिस जो है, वो हम अल्ट्रासाउंड से ही क्लियर करते हैं। अल्ट्रासाउंड अगर करवाया ऐसे पेशेंट का, अगर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देने के बावजूद भी नहीं ठीक हो रहा है और उसने अपना खान-पान भी ठीक कर लिया, अगर इसको बार-बार ये प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे पेशेंट को एक उसका अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, जिसके कारण से जो है अगर ये कोलीलिथेसिस या कोलिसिस्टाइटिस है, तो उसका पता चल जाता है और उसका पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट दे दे देंगे। उसमें फिर बहुत ज़्यादा एसिड वाली दवाइयाँ देने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। उसका जो ट्रीटमेंट है, वो कभी अगला विषय लूँगा मैं, तो उसमें बताऊँगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। बट ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हिसाब से मैंने आपको ये बात बताई है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एपीडी जो है, एसिड पेप्टिक डिस्पेप्सिया और एसिड ए ए नॉन एसिड डिस्पेप्सिया जो है, ये 2 चीज़ें ऐसी है कि इनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना जो तीसरा कोलिलिसिस और कोलिसिस्टाइटिस। ये 3 चीज़ों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत होना ज़रूरी है, जिसके कारण से आपकी डायग्नोसिस डॉक्टर के हिसाब से अपनी ठीक हो सके और पेशेंट को भी ठीक तरीके से डॉक्टर राय दे सके। तो ये छोटा-सा एक विषय मैंने आज लिया है, जितना मेरे पास समय था मैंने इस चीज़ को बताने की कोशिश करी है और आगे जो है इसको कभी और होगा तो किसी और के, क्योंकि पेट की व्याधियाँ बहुत सारी हैं और पेट की व्याधियों में ये जो है एक कॉमन सिम्पटम है इसका, जिसमें जो है एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होना, ब्लोटिंग होना, इस तरीके के जो सिम्पटम्स आते हैं, तो इसको मैं आगे और इलैबोरेट करूँगा, आगे और कोलरेट करूँगा। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्य